हेलो गाइस। मैं साक्षी कुमुद्स अकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और इस सीरीज़ की ये कौन से नंबर की वीडियो है? यस, 4th नंबर की वीडियो है। और इस सीरीज़ को हम आगे तक लेकर जाएंगे। बस अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें बताया गया है भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं कुछ इस तरीके से है। इसमें देख लेते हैं बारी बारी से, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आ जाती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, सबसे बड़ा लिखित संविधान, एक तो ये विशेषता हो जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा यूएस का। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। और ऐसा इसलिए ये बड़ा क्यों हो गया है, ये इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ पर फेडरल सिस्टम लिया हुआ है जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स डिवाइडेड है। और उसकी वजह से उस उन प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया गया है, तो ये इसलिए बड़ा हो गया है। ठीक, और दूसरे देशों से प्रेरित होकर काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं हमने दूसरे देशों से लिए हैं और उनको मॉडिफाई करके अपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। तो इस वजह से ये बड़ा हुआ है। क्लियर? अब तो ये बड़े कॉन्स्टिट्यूशन होने के पीछे रीज़न ये है कि एक तो इसमें 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल है और 400 से ज़्यादा अनुच्छेद है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे जो आर्टिकल हैं ओरिजिनली 395 थे और आज भी नंबर्स मतलब नंबरिंग जो की हुई है वो 395 ही है। लेकिन इनके सब पार्ट्स ऐड होकर के अगर उन सब पार्ट्स को भी काउंट किया जाए तो वो 400 प्लस बैठता है। ठीक है, तो 395 ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं, बट उनके सब पार्ट्स को भी देखें तो वो इतना हो जाता है। और ये समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के माध्यम से ऐड किए गए। और इसी तरीके से जो हमारा ओरिजिनल शेड्यूल्स थे वो 8 थे, बाद में 4 और ऐड किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। इसके अलावा जो हमारे ये पार्ट्स हैं, ओरिजिनली पार्ट्स 22 हैं। और अगर देखा जाए ये नंबरिंग्स जो की हुई है वो आज भी 22 ही है, लेकिन इनके सब पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किए गए हैं, एक रिपील किया गया है। तो इस तरीके से 4 ऐड हुए हैं 22 में और एक रिपील हुआ है, तो इस तरीके से ये टोटल 25 हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। तो हमारा संविधान 26 जनवरी, सॉरी ये डेट नहीं, 26 नवंबर 1949 जब इसको इनेक्ट किया गया था। तो उस समय ओरिजिनली क्या था इसमें, तो 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स। ठीक है, और आज जो हम देखते हैं इसमें हमें दिखाई देते हैं 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 400 से ज़्यादा, 465 कम से कम ऐसे बोला जाता है कि 465, लेकिन आपको कहीं पर ये 470 भी दिखाई देगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है, एक अप्रॉक्स में कि 465 आर्टिकल्स हैं। क्लियर? अच्छा, संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से। ये डेट की इम्पोर्टेंस थी हिस्टोरिकली, इसलिए इस डेट को, वो इम्पोर्टेंस क्या थी वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली है। भारतीय संविधान की विशेषता का भाग ये भी है कि काफ़ी सारे दूसरे सोर्सेस से हमने प्रेरणा ली हुई है। और ये सोर्सेस क्या है, दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन या वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं और यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके अलावा थर्ड विशेषता हो जाती है
कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। ठीक है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और वो फ्लेक्सिबल भी है, वो दोनों ही है, ये दोनों का ब्लेंड है। ठीक है, इसको हम कैसे पता करेंगे, कहाँ से पता चलता है? तो आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? ये है अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। तो ये दो प्रकार से किए जा सकते हैं, एक जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है, विशेष बहुमत, और दूसरे सामान्य बहुमत। अच्छा, इसको एक चीज को समझना होगा, 368 के तहत दो तरीके से अमेंडमेंट किए जाते हैं, एक जिसमें सिर्फ सेंट्रल कर सकता है, दूसरा जिसमें स्टेट का रेटिफिकेशन भी जरूरी होता है। स्टेट रेटिफिकेशन का होना यानी स्टेट की भी उसमें मर्जी होनी चाहिए, यही इस बात का सबूत है कि इसको कठोर बना देता है। ठीक है, एक और है जो कि इस तरीके से इसका डिवीजन कर सकते हैं कि एक में हमें विशेष बहुमत चाहिए, इसका मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस वो लेस देन नहीं होना चाहिए हाउस की जो टोटल नंबर्स है उसके 50% से। ठीक, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 तो होगा ही, प्लस नॉट लेस देन, ये नहीं होना चाहिए, एक मिनट, वो लेस देन 50% ऑफ, अगर लोकसभा है तो लोकसभा या फिर राज्यसभा है तो राज्यसभा, या दोनों का अगर कंबाइन देखे तो वो नहीं होना चाहिए जब उस पे बिल को पारित किया जा रहा है। क्लियर? तो ये प्रोसेस भी इसको क्या बना देती है? कठोर बना देती है। लेकिन ये पूरी तरीके से भी रिजिड नहीं है, क्योंकि कई बार समय समय पर हमें अमेंडमेंट्स करने होते हैं। ठीक है, और तो ऐसा नहीं है सभी प्रोविजंस रिजिड है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि फ्लेक्सिबल यानी कि बहुत ही सामान्य बहुमत से उनको पारित किया जा सकता है, जिसमें या तो ऐसे हो सकता है कि जितना प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50% +1। ठीक है, सामान्य बहुमत में हम 50% +1 से भी कर देते हैं, या फिर 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, बस इतना। उसमें ये वाली जो एक एक्स्ट्रा कंडीशन है वो नहीं रहती कि वो उसके अपने हाउस की जो मेंबर्स की संख्या है उसका भी 50% होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी मैं जब ये चैप्टर कराऊंगी वहां पे अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ विशेषताएं देख रहे हैं, तो विशेषताओं का एक पार्ट ये है कि ये रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और वो पता चलता है हमें उसके अमेंडमेंट से। ठीक है, और याद रख लेना कि वो आर्टिकल्स जिनमें अमेंडमेंट किया जा रहा है और वो इन्फ्लुएंस करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे फेडरल सिस्टम को, फेडरल मतलब संघ को, और संघ का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंटर नहीं होता है बल्कि उसमें स्टेट भी आ जाता है। तो ऐसे आर्टिकल को अगर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है या इम्पैक्ट किया जा रहा है अमेंडमेंट के माध्यम से, तो उसमें विशेष बहुमत की जरूरत होगी, उसमें स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत होगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट है केंद्र की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अगेन संघीय व्यवस्था क्या होती है वो मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें ज्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं सकती हूँ। तो संघीय व्यवस्था का मतलब होता है फेडरल सिस्टम। ठीक है, फेडरल सिस्टम, जब भी फेडरल सिस्टम आए या संघीय व्यवस्था आए, इसको समझ लेना सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेपरेशन किसका? पावर्स का। इसका मतलब ये हो जाता है, और कहाँ पर, कितने लेवल्स पर? तो सेंटर और स्टेट के लेवल पर। तो इंडिया के संविधान की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर पावर्स को डिवाइड किया हुआ है सेंटर और स्टेट के लेवल पे, बल्कि उसके निचले स्तर पर भी, लोकल लेवल पे भी। उसके बावजूद केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव है, ये कहना ये चाहता है कि सेंटर के पास टाइम टाइम पे पावर्स ज्यादा आ जाती है, जैसे इमरजेंसी के टाइम पर, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर, या फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, या फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो गई, कैग की अपॉइंटमेंट हो गई। इसके अलावा कई बार स्टेट के सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल लॉ बना रहा है,
ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल इंटरेस्ट को लेकर के, तो ये सब दिखा देता है कि सेंटर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाता है ये। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की संसदीय प्रणाली। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है कि हमने गवर्नमेंट सिस्टम हमारा कैसा होगा, तो वो होगा प्रेसिडेंशियल, नो पार्लियामेंट्री। ठीक है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, प्रेसिडेंशियल होता है राष्ट्रपति वाला, और जो कि यूएस में है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम में। क्लियर। तो अब आ जाते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट कहते हैं संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है। इसका मतलब क्या है? संप्रभु का मतलब होता है कि हम अपने कानून खुद बनाते हैं, इसको ऐसे ले लीजिए। और हमारे देश में कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद बनाती है, तो देश के अंदर संसदीय संप्रभुता है। क्लियर। और न्यायिक यानी जुडिशियल सुपरमेसी है, यानी कि अगर संसद ने कानून बनाया है और अगर लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करेगी और उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। तो इस तरीके से यहाँ सुपरमेसी जुडिशियल। ठीक है। हालांकि देखो न्यायिक सर्वोच्चता है, और न्यायिक सर्वोच्चता भी कब आ रही है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ऊपर रखने के लिए ये न्यायिक सर्वोच्चता है। तो याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, और न्यायिक सर्वोच्चता तब आ रही है जब वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही ऊपर रखने के लिए नल एंड वॉइड घोषित कर रहा है किसी लॉ को, जो कि पार्लियामेंट से आया है या एग्जीक्यूटिव का है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। अच्छा, ये चीज को बहुत जरूरी है समझना। जैसे हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूशन या फिर लेजिस्लेचर दो लेवल पर है, सेंटर और स्टेट। बट जब हम बात कर रहे हैं जुडिशरी की, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, तो वो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से डिवाइड नहीं है, वो वर्टिकली है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट हो गई, और ये लोअर कोर्ट्स हो गई, और ये इंटीग्रेटेड रूप में चलती है। ठीक, अगर आपको अप्रोच करना है तो लोअर कोर्ट से, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट आप फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट पे जाते हैं। ठीक, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अप्रोच करते हो। ठीक है, तो एकीकृत का मतलब ये है इंटीग्रेशन, यानी कि लोअर कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही हमारे देश की एपिक्स कोर्ट है, यानी इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स थे तो एपिक्स कोर्ट क्या थी? क्या थी? ऑफ कोर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब हमारी जुडिशरी क्या है? फ्री है। अब फ्री का मतलब क्या है? ये फ्री का मतलब ये है कि इस पर कार्यपालिका यानी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, तो उच्चतम, उच्च और अधीनस्थ न्यायालय, ये समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ये भी भारतीय संविधान की विशेषता हो जाती है कि फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। और पार्ट बताइए किस पार्ट में दिए हुए हैं? तो पार्ट 3 में दिए हुए हैं, भाग 3 के अंतर्गत दिए हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व भी दिए हुए हैं पार्ट 4 में। अब ये जो पार्ट 4 भाग 4 है 36 से 51, इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? तो उसको गौर से देखो, इसमें दिया हुआ है, देखो इंग्लिश में होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये ऐसे प्रिंसिपल्स है जो स्टेट को पॉलिसी बनाने में डायरेक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे प्रिंसिपल्स इसमें है, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, अच्छे से। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हुई है, और वो किस में दी हुई है? आर्टिकल 51A में, 51A में। और ये पार्ट बाद में ऐड किया गया है, बाद में ऐड किया गया है 4A के अंतर्गत। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के अंतर्गत 1 से लेकर 11 तक 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट ये सब विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष राज्य। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इंसल्ट करता है सभी धर्मों की, बल्कि ये है कि वो सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है। कुछ देश है जिन्होंने अपने आप को एक धर्म विशेष से जोड़ा हुआ है, लाइक पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर गल्फ कंट्रीज, राइट। तो बट इंडिया सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करता है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 25 से 30 के बीच में ये दर्शाता है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो 25 से 28 तक क्या दिए हुए हैं, वो रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल्स है, और 29 और 30 किससे रिलेटेड है, माइनॉरिटीज से। ठीक है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग। इसका मतलब है कि जो भी 18 ईयर्स ऑफ एज अचीव करता है या उससे अबव है, सबके पास वोटिंग राइट है। यहाँ पर वोट को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है, ना तो रिलीजन के आधार पर, ना ही एज के आधार पर, ना ही जेंडर के आधार पर, ठीक है, ना ही किसी और चीज के आधार पर, इकोनॉमिकली ऐसा नहीं। जबकि हिस्ट्री में हमने देखा है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसके आधार पर भी वोटिंग राइट्स दिए जाते थे। यानी जो टैक्स पे कर रहा है उसी के पास वोट करने का अधिकार होगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एकल नागरिकता। हमारे देश की संविधान की ये भी विशेषता है कि यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, और ये हमने किससे इन्फ्लुएंस होके किया है, ऑफ कोर्स ब्रिटेन से। ठीक है, क्योंकि यूएस में ऐसा नहीं है। तो आप बताइए मुझे, यूएस में कितनी सिटीजनशिप्स होती हैं। हाँ, तो एकल नागरिकता भी विशेषता है। ठीक है। और नेक्स्ट है स्वतंत्र निकाय। यहाँ पर कुछ बॉडीज है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ताकि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सके, या फिर ये कहिए कि गवर्नमेंट के काम को रिपोर्ट या उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। ठीक है। या फिर इसके लिए वर्ड यूज किया जाना चाहिए, जैसे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, जो कि प्रेसिडेंट के कहने पर क्या करता है, रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को देता है। किस चीज़ पर, कि गवर्नमेंट ने जो बजट में ग्रांट्स लिए थे, या बजट में जो भी एलोकेशन हुई थी, वो सही जगह लगी है या नहीं, ठीक है, उसका सही यूज हुआ या नहीं, या पीएसयूज के लिए वो रिपोर्ट्स देता है, तैयार करता है। ठीक है। हालांकि ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा पावर्स उसके पास नहीं होती है। ठीक है, बस रिकमेंड कर सकता है, उस रिपोर्ट को तैयार करता है, इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं करता। उस रिपोर्ट को वो प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखता है, जिस पर डिस्कशंस होते हैं। तो इस तरीके से, हालांकि ये चीज़ कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करती है। ठीक है। तो भारतीय संविधान की ये भी विशेषता है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस को किया गया है, रखा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाए ऐसा नहीं है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जाता है इस तरह के निकायों के माध्यम से। ठीक है। और यूपीएससी भी इसमें एक है। और इसके अलावा अलग कौन सी विशेषता हो जाती है, आपातकालीन प्रावधान, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। यहाँ पर पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं। पार्ट 18 को याद रखना है। इमरजेंसी प्रोविजंस को हम याद करेंगे, आगे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है। लेकिन ये भी इसकी विशेषता का पार्ट है, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी है। क्लियर। लास्ट, सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली। हमारे यहाँ पर सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली है, यानी कि सेंटर, स्टेट के अलावा लोकल लेवल पे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इनको पढ़ लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी कल्पना किसने की थी, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया जी ने की थी। और इसका रेशियो क्या रखा जाता है तिरंगे का, 3:2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो ये है। ठीक है। इसको कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था
22 जुलाई 1947 को। याद रखना है इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेशो याद रखना है, पिंगली वेंकैया याद रखना है, और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चक्र जो है वो नीले रंग का होता है, वो हम सबको ही पता है। तिल या स्पोक्स इसमें 24 होती है, ठीक। और किस चीज का प्रतीक होता है? प्रगति व न्याय का। चक्र है, चल रहा है, तो प्रगति का, ठीक है। और इस तरीके से एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये कि इसको कहाँ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ से, अशोक पिलर से, जो कि सारनाथ का है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य चिन्ह, हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो अशोक का सिंह स्तंभ है, अशोक का सिंह स्तंभ, ठीक है। सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से हमने अशोक का सिंह स्तंभ लिया है, उसको अपना नेशनल एम्बलम बनाया है। और इस पर अंकित है सत्यमेव जयते, जो कि कहाँ से लिया हुआ है बताइए? मुंडको उपनिषद से। कौन से उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से, याद रखना। और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है, ठीक है, सत्यमेव जयते। और इसको कब अपनाया गया था? अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी से इसे कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी पे भी हमने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को अपनाया था, तो उस डेट से कंफ्यूज नहीं होना है। और अशोक के सिंह स्तंभ की खास बात है कि इसमें शेर है, सिंह है, जिनकी संख्या 4 है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं राष्ट्रगान यानी जन गण मन, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। जन गण मन ये गीतांजलि से लिया हुआ है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, ठीक है। और इसको कब अपनाया गया था? अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये डेट याद रखनी है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान। और प्रथम गायन कब किया गया था? 27 दिसंबर 1911। अब मुझे ये बता दीजिए ये कौन सी डेट है? मैंने इसका जिक्र भी किया है पहले दूसरे लेक्चर्स में, ठीक है। तो बताइए, पहला गायन 27 दिसंबर 1911 को हुआ था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। दिल्ली दरबार लगा था, या फिर कोई आया था, वो चीज, वो डेट क्या थी, कौन थे, तो उससे आप कनेक्ट करिए, ठीक है, जिसका स्वागत यहाँ पे किया गया था। और इसको गायन की जो विधि है, अवधि है, जो अवधि है वो 52 सेकंड है, हम सबको ही पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रख लेनी है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय गीत, जो कि आनंद मठ से लिया गया है, वंदे मातरम, ठीक है। और इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। और ये भी सेम डेट, ये 24 जनवरी है, और यहाँ पर भी 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को 3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। राष्ट्रगान को अपनाया था, राष्ट्रगीत को अपनाया था, और एक, आप बताइए, वो एक और क्या चीज थी? क्योंकि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से होना था, और फर्स्ट प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को, तो वो यही डेट थी, ठीक है। तो राष्ट्रगीत 24 जनवरी को अपनाया गया, और पहला गायन 1896 में हुआ, याद रख लेंगे। राष्ट्रीय पंचांग, तो ये जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा, वो शक संवत पर आधारित है। और हमने, आपको पता ही होगा, दोनों यानी शक संवत के साथ ग्रिगोरियन कैलेंडर को लिया हुआ है। और जो राष्ट्रीय पंचांग है उसको हमने 22 मार्च 1957 को, ये डेट, हालांकि इस पे क्वेश्चन शायद ही बने, फिर याद कर लीजिए, 22 मार्च 1957 को अपनाया। जो हमारा शक संवत है, हिंदू कैलेंडर है, उसमें पहला माह चैत्र का होता है और अंतिम माह फागुन का होता है, ठीक है। अब ये चैत्र कौन से मंथ में आता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में? बताइए, फरवरी, मार्च और अप्रैल, कौन सा मंथ होता है? सोचिए। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो कि हमने थोड़ा लेट घोषित किया, तब तक बहुत दूषित हमने कर दी। हालांकि जब से ये हुआ तो और ज्यादा दूषित हुई है, वर्ष 2008 में, ठीक है। क्या हुआ? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय दिवस जिस या राष्ट्रीय त्योहार
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जो कि अभी आ रहा है, ठीक है, 15 अगस्त, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर। तो ये हमारे हो जाते हैं राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख रियासतें जिनको भारत में विलय करने में काफी परेशानी आई बट हो गया अल्टीमेटली। तो एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरी हैदराबाद, और तीसरी जूनागढ़। जम्मू कश्मीर को का जो विलय हुआ था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र द्वारा हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक। और हैदराबाद, एक मिनट, जम्मू कश्मीर का याद रखना है विलय पत्र द्वारा, और हैदराबाद का 17 सितंबर 1948 को हुआ था पुलिस एक्शन से, जिसमें ऑपरेशन पोलो किया गया था, ठीक है। और जूनागढ़ और भी इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ था, ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लेबिसाइट कराया गया था, जनमत संग्रह, ठीक है, और उसके आधार पर इसका विलय सौराष्ट्र में हुआ 20 जनवरी 1949 को, क्लियर। तो याद रखना है जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर कब तक स्टेट रहा है और कब से ये यूटी बना है, ये आपको पता ही होगा, पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जम्मू कश्मीर का हमने देख लिया विलय पत्र द्वारा भारत में विलय हुआ था, हैदराबाद का पुलिस एक्शन से, और जूनागढ़ का किससे, प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह से। आप मुझे ये बताइए, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, पता है, सरदार पटेल जी। क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया और देश में 500 प्लस छोटी बड़ी रियासतों को विलय करके देश बनाया, ठीक है। और उनमें से ये 3 जो कि काफी पेचीदा थी उनको भी उन्होंने विलय करा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है और इसीलिए उनको बिस्मार्क बोला जाता है। बिस्मार्क कहाँ से है, किसका यूनिफिकेशन किया, और हम उनसे मतलब उनसे उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कौन है, वो आप सोचिए, ठीक है, और बताइए। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषाई प्रांत। क्या हुआ था देश की आज़ादी के बाद, क्वेश्चन उठने लग गए थे कि हमारे जो स्टेट्स होंगे, क्योंकि उस समय काफ़ी अलग तरीके से मर्जर था, ये स्टेट्स थे, 3 इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, और उसमें काफ़ी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज के लोग एक साथ एक ही प्रेसिडेंसी या एक ही प्रोविंस का पार्ट बने हुए थे, ठीक है। तो देश की आज़ादी के बाद सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है, और इस आधार पर काफ़ी एजिटेशन यानी हड़तालें और स्ट्राइक्स शुरू हो जाती हैं। तो अब भाषाई प्रांत यानी भाषाई आधार पर हम अपने स्टेट्स बनाएंगे या राज्यों का इस तरीके से पुनर्गठन किया जाना चाहिए, और उस चीज़ को लेकर के आयोग आए, इम्पॉर्टेंट 3 आयोग आए या समिति आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है भाषाई प्रांत आयोग, जो कि जून 1948 में लाए थे, और इसको धर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके धर, यहाँ पे धर धर लिखा हुआ है, एक मिनट, धर, ठीक है। और तो इसके धर कमीशन, भाषाई प्रांतीय आयोग भी कहा जाता है, और जून 1948 में इसको गठित किया गया था, जिसने रिपोर्ट अपनी पेश की थी कुछ ही महीने के बाद, दिसंबर 1948 में। और इसने क्या अनुशंसा की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसने राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा, ये रिजेक्ट कर दिया, बोला कि होगा तो वो प्रशासनिक आधार पर होगा, पुनर्गठन हम करेंगे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर, ठीक है। तो ये हुआ, लेकिन अभी भी चीजें संभली नहीं थी, तो जेवीपी कमेटी आई, और उसी के जस्ट बाद जेवीपी कमेटी दिसंबर 1948 में, जेवीपी का मतलब क्या होता है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी, और इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को
अस्वीकृत कर दिया। क्लियर? तो भाषाई आधार पर नहीं होगा, इन्होंने भी यही बोला। फिर आती है थर्ड वन। क्या होता है कि इस समय तक आते आते काफी सारी हड़तालें तो चली रही थी, दंगे चल रहे थे। पोटी पोटी श्री रामुलु, ठीक है, श्री रामुलु इनका नाम याद रखिए। 56 दिनों के बाद ये भूख हड़ताल पर चले गए थे, तो उनके 56 दिनों के बाद भूख की वजह से भूख हड़ताल पर मौत हो जाती है। ठीक है, तो इससे और ज्यादा दंगा भड़क जाता है। तो अब जरूरी हो जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए। और ऐसा देखिए, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश को क्या प्रॉब्लम थी? तो आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था। मद्रास यानी कि तमिल, ठीक है, तो वो अपने आप को तमिल से अलग करके तेलुगु भाषी लोग हैं ये, तो तेलुगु भाषी लोग तमिल भाषी लोगों से अलग होना चाहते थे। तो इस आधार पर तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर इसको पुनर्गठित किया गया। ठीक है, और तो भाषा के आधार पर गठित ये पहला राज्य बना। एक क्वेश्चन यहीं पर आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो आपको पता ही होगा कि बाद में जाके 2014 में 2 जून को आंध्र प्रदेश का भी विभाजन हो जाता है। अब की बार जो विभाजन हुआ था ये वाला ज्योग्राफिकल बेसिस पर हुआ था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक वो था एरिया जो प्लेन था, और एक वो था जो माउंटेनियस था। तो जो पहाड़ी लोग होते हैं वो थोड़े ट्राइबल होते हैं, है ना, तो इस तरीके की आपस में क्या बोलते हैं उसको, आपस में क्लैशेस थे। तो उस आधार पर तेलंगाना को अलग किया गया। क्लियर? अब ये देखना है कि ये किसने किया था। तो उसके लिए आया था एक और राज्य पुनर्गठन आयोग के ही कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है, या फिर फजल अली आयोग कहते हैं, जो कि उसके अध्यक्ष थे। 1953 में गठित किया गया, और उसमें और सदस्य कौन थे? के.एम. पन्नीकर, एच.एन. हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी, बट चूंकि उस समय एजिटेशन दंगे भड़क गए थे, तो उसके चलते सबसे पहले आंध्र प्रदेश को गठित किया, और रिपोर्ट बाद में पेश हुई 1955 में। और इस आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा एक्सेप्ट कर ली। बट यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, उन्होंने कहा था कि अभी भी हमारे लिए प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। और इसमें हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं भाषाई आधार पर पुनर्गठन, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होगा, इन्होंने ये भी बोल दिया था। तो आपने देखा होगा कि जैसे यूपी है तो ईस्टर्न यूपी में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न यूपी के हिस्से को अलग कर दिया जाए। हालांकि अभी भी डिमांड्स अलग अलग स्टेट्स में उठती है, कल्चरल जो डिफरेंसेस है, लैंग्वेज डिफरेंसेस है, उस आधार पर। बट यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन बोला गया था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि अलग अलग टाइम पर, तो मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ। आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्किम 16 मई 1975। और इसके अलावा गोवा का याद रख लेना, ईयर याद रख लेना 1987। बाकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड हमें याद रहता ही है। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, और ईयर 2000। ठीक है, और तेलंगाना 2 जून 2014। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, हाँ, ये ब्लैंक पेपर। अब आपको बता देती हूँ, मैंने आपको पार्ट्स बताए थे। ओरिजिनली कितने थे भाग? कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने थे? 22 थे, लेकिन बाद में 4 को ऐड किया गया, 1 को रिपील किया गया, और इस तरीके से टोटल कितने हुए आज? 25। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं वो 4 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो ये हमारा
पार्ट 4 है, पार्ट 4 ए ऐड किया गया, पार्ट 4 ए, ठीक है। और आपको पता ही होगा आर्टिकल कौन सा ऐड हुआ था, 51 ए। ये किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से। उस समय यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, बताइए मैंने आपको पहले बताया हुआ इसकी ईयर कौन सा है, किस ईयर में आया था, बताइए। तो 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पार्ट 4 ए ऐड किया गया, आर्टिकल 51 ए ऐड किया गया और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। और इस समय ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया था और इस समय मात्र 10 ड्यूटीज थी, 1 to 10, ठीक है। और 11th वाली बाद में ऐड की थी, ठीक। तो ये ड्यूटीज यहाँ पर इतनी थी, बट आपको ये याद रख लेना है, आपको ये याद रख लेना है यहाँ पर पार्ट 4 ए ऐड हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही क्या ऐड किया गया था, तो ये हुआ था पार्ट 14 ए। ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है ट्राइब्यूनल से। ये 323 आर्टिकल है, ठीक है। ट्राइब्यूनल मतलब अधिकरण, 323 ए ये आर्टिकल है, ये ऐड हुआ। और 14 ए इसको बोला जाता है पार्ट को, ठीक है। यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पार्ट 14 ए भी ऐड किया गया, जिसके अंदर अधिकरण दिए गए, ठीक है। अधिकरण क्या होते हैं और आर्टिकल 323 क्या है वो हम देख लेंगे बाद में। इसके अलावा हो जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1992 में। इसके माध्यम से कौन सा पार्ट ऐड किया गया था, तो ऐड किया था पार्ट 9A, ठीक है। 9A इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रोमन में 9A, क्लियर। ये रिलेटेड है म्यूनिसिपैलिटी से, क्लियर। और इसके अलावा कौन सा ऐड किया गया, तो एक ऐड हुआ था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 2011 में। और इसके तहत पार्ट 9B ऐड किया। और जो ये 9B है इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो अब हमारे हो गए ना 4, एक मिनट। एक तो हो गया पार्ट 4A, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में आया। पार्ट 4A किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से। और पार्ट 14A ट्राइब्यूनल यानी अधिकरण से रिलेटेड है, ये भी 42वें संविधान संशोधन में आया। फिर आते हैं पार्ट 9A, जो कि ऐड हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। और पार्ट 9B रिलेटेड है सहकारी समिति से, ये आया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 2011 में। तो ये तो है 4 का एडिशन। रिपील कौन सा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। रिपील हुआ है जो कि 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। और अभी हमने देखा भी था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या था, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर स्टेट्स डिवीजन था, तो इस तरह के सिस्टम दिया हुआ था इस एक्ट इस पार्ट में। कौन से पार्ट में, पार्ट 7 में, 5, 6, 7, ये इस तरीके से रोमन में आपको दिखेगा। तो ये जो 7 है, पार्ट 7 में स्टेट्स बी की बात हुई थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये अभी किसी काम का नहीं रह गया था, क्यों, क्योंकि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया किसके तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 7 के तहत 1956 में। तो जो स्टेट्स का पहले डिवीजन था, स्टेट ए स्टेट बी कैटेगरी, वो अब किसी काम की नहीं रही थी, इसलिए इसको रिपील कर दिया गया था। और इस तरीके से आज सब पार्ट्स मिला करके पार्ट्स के, तो वो 22 के बजाय 25 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है वो आपको देखना है, क्लियर।
तो बस ये यहाँ पर पार्ट्स दिए हुए हैं, जल्दी से बोल देती हूँ। पार्ट 1 रिलेटेड है संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन और यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। और ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं 1 to 4। पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करते हैं, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद के अंदर है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जो कि 12 से 35 आर्टिकल के अंदर है। और पार्ट 4 यानी भाग 4 डीपीएसपी की बात करता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर है। और पार्ट 4A अभी देखा हमने, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि 51A अनुच्छेद में है। तो ये हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेने। पार्ट 5 और पार्ट 6 को आप एक साथ याद रख सकते हो। 5 संघ के बारे में बात करता है, 6 राज्य, और तीनों स्तर की बात करता है, एग्जीक्यूटिव की भी, ये लेजिस्लेचर हो जाता है यानी संसद, और ये इसी के अंदर आ गई ये जुडिशरी, ठीक है। सेम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, क्लियर। तो ये चैप्टर्स दे दिए हैं, समझ आया कि भाग 5 में यूनियन, 6 में राज्य, और तीनों स्तर की बात हुई है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, क्लियर। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही। और जो इम्पोर्टेंट है देखिए, भाग 7 रिपील हुआ, भाग 8 यूटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 239 से 241। पार्ट 9 पंचायतों से रिलेटेड है, 243 के अंदर ये आता है आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल 243 के काफी सारे सब पार्ट्स है, जिसमें पंचायती राज को एक्सप्लेन किया हुआ है। और पार्ट 9A अभी हमने देखा, म्यूनिसिपलिटी, ठीक है। और 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समिति, ये हमने देखा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो जाते हैं, 9A 9B, क्लियर। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, जो भाग 10 है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करता है, और आर्टिकल 244, ठीक। तो इसको, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा पार्ट 14, नहीं नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पार्ट 14A ट्राइब्यूनल, 323A 323B, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी हमने देखा भी था। और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट 15 में कौन है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, निर्वाचन से रिलेटेड, ये याद रख लेना है, आर्टिकल्स ये है। और या पार्ट 17 राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, उसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि राजभाषा किस भाग के अंतर्गत है, तो भाग 17 में, ठीक है। और इसमें आर्टिकल है 343 से 351 तक। भाग 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं 352 से 360। और संविधान का संशोधन भाग 20 में 368 आर्टिकल के तहत, ठीक है। और बाकी बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।